जय भारत दोस्तों, वीएमडी क्लासेस में आपका स्वागत है। कहते हैं लोग, बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से भी कश्ती निकल सकती है। बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से भी कश्ती निकल सकती है। हो कि मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, हो कि मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। हम लोग आज पढ़ेंगे मेदाराम जतारा महोत्सव। मेदाराम जतारा महोत्सव ये करंट का पार्ट है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे आखिरकार ये मेदाराम जतारा महोत्सव इस समय इतना चर्चित क्यों है। कोया जनजाति है, 1 मिनट लिख देता हूं। सुन लीजिए, मेदाराम जतारा महोत्सव दरअसल तेलंगाना में एक तेलुगु भाषी जनजाति है जिसका नाम कोया जनजाति है। तेलंगाना में ये पाई जाती है। ये एक महोत्सव मनाती है, मेदाराम जतारा महोत्सव, जिसको 1996 में तेलंगाना सरकार ने राजकीय त्यौहार का दर्जा भी दिया है। और ये जो जनजाति है ये भगवान भीम को अपना भगवान मानती है। उसके बाद में ये जनजाति और ये जो त्योहार होता है ये भारत में कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है भारत का। कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है। भगवान भीम को ये लोग पूजते हैं। तेलुगु भाषा बोलते हैं। 1996 में तेलंगाना सरकार ने इसको राजकीय त्योहार का दर्जा दिया। तो ठीक है, मेदाराम जतारा महोत्सव क्या होता है? मेदाराम जतारा महोत्सव माघ महीने में 2 वर्षों में एक बार मनाया जाने वाला त्योहार है। कहाँ पर मनाया जाता है? सवाल ये पूछता है कि मेदाराम जतारा महोत्सव कहाँ मनाया गया। तो पहला तेलंगाना में मनाया गया। किस जनजाति ने मनाया? तो कोया जनजाति ने मनाया। किस राज्य में है? तेलंगाना में है। और कभी सवाल पूछ सकता है कि ये जो मेदाराम जतारा महोत्सव है ये कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला महोत्सव है। भगवान भीम की पूजा ये कोया नामक जनजाति करती है। तेलुगु भाषा ये लोग बोलते हैं। 1996 में राजकीय त्योहार का इसको दर्जा मिला। उसके बाद ये द्विवार्षिक रूप से मनाया जाता है। ठीक है, ये मेदाराम जतारा महोत्सव के बारे में था कि मेदाराम जतारा महोत्सव इस समय चर्चा में क्यों है, क्योंकि इस समय फरवरी में मेदाराम जतारा महोत्सव तेलंगाना में मनाया गया। किस जनजाति के द्वारा? कोया नामक जनजाति के द्वारा। तेलंगाना में है। कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला ये होता है। भगवान भीम की पूजा करते हैं, तेलुगु भाषा बोलते हैं और इसको राजकीय त्योहार का दर्जा भी मिल चुका है। कब? 1996 में। रुमाल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 हालांकि चर्चा इसकी तो अगस्त 2022 में होनी चाहिए थी, लेकिन अभी होने का कारण ये है, चंद्रयान क्या? चंद्रयान 3। बिंदी लगाने की जरूरत नहीं है। चंद्रयान 3 का मतलब है कि भारत ने पहला चंद्र मिशन पास किया। दूसरा भारत का चंद्र मिशन कुछ ही दूरी बचा हुआ चंद्रमा की सतह थी, वहां से वो ब्लास्ट हो गया। हालांकि रोवर अभी भी काम कर रहा है वहां पे। चंद्रयान 3 मिशन 2022 अगस्त में भारत का भेजने का प्लान है। कौन भेजेगा? इसरो भेजेगा। इसरो। अब इसरो आ गया तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। देख लें,
बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय। इम्पोर्टेंट ये है कि अभी इसरो ने एक जानकारी उपलब्ध करवाई है कि जो चंद्रयान 3 का पार्ट वाइज पार्ट जो इसके हार्डवेयर का निरीक्षण करना रहता है और यहीं पर इसका थोड़ा सा परीक्षण करने के बाद ही भेजा जाता है, तो सारे परीक्षण में ये पास हो गया है। फरवरी में पास हो गया सारे परीक्षण में। चंद्रयान 2 का ये चंद्रयान 2 का उत्तराधिकारी है। इसरो का मुख्यालय हो गया और ये जितने भी इसके हार्डवेयर थे सब सफल हो गए फरवरी में, और ये अगस्त 2022 में पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की सतह पर भेजा जाएगा। सतह पर भेजा। आई होप हम लोग प्रार्थना करेंगे कि ये चंद्रयान मिशन 3 फेल ना हो, पास हो जाए और भारत एक नई ऊंचाई, भारत एक नए बुलंदी को छुए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तीसरा जो है वो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। मोटी मोटा इसका जान लेते हैं। ये हालांकि चर्चा में क्यों आया, मेरा ये टॉपिक नहीं है, फिर भी ये चर्चा में क्यों आया, करंट का न्यूज़ है तो थोड़ा सा जानना जरूरी है। चर्चा में आया एक पाकिस्तानी नागरिक भारतीय जेल में बंद है, तो उसके परिवार वालों ने कहा बंदी प्रत्यक्षीकरण का आपको ये चीज होता, मूल अधिकार सरकार के विरुद्ध काम करता है और डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो सरकार के पक्ष में काम करते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण एक नागरिकों को सरकार के विरोध में एक हथियार दिया गया है, रक्षा कवच दिया गया है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, पाकिस्तान का एक नागरिक भारतीय जेल में बंद है, उसके परिवार वालों ने कोर्ट में ये दायर किया कि भैया किस आधार पर उस पाकिस्तानी नागरिक को जेल में बंद कर दिया गया। फिर यह मुद्दा चर्चा में आ गया। चर्चा में आने के बाद दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा गया तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है को सशरीर उपलब्ध किया जाए, यानी कि इसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, इसका मतलब ये है को प्रस्तुत किया जाए, मतलब जो भी जिसे भी गिरफ्तार किया गया है उसे प्रस्तुत किया जाए। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी नागरिक की गिरफ्तारी के एवज में इस चीज का इस्तेमाल किया और अब बंदी प्रत्यक्षीकरण आ गया है। तो इसके बारे में जानते हैं। इसमें है नागरिक को जिसे गिरफ्तार किया गया है, नागरिक को कोर्ट के सामने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाए। पेश किया जाए तो फिर ये बंदी प्रत्यक्षीकरण आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि किसी भी नागरिक को अगर जबरदस्ती किसी भी सरकारी संस्था के द्वारा अगर उसको जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया है, अगर उस पर केस प्रूफ नहीं हुआ है तो किस आधार पर किया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने अनुच्छेद 32 के तहत या कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत नागरिकों का अधिकार है
नागरिकों का रक्षा कवच भी बोल सकते हैं उसको। बिल्कुल इसी टाइप का अनुच्छेद 226 में, अनुच्छेद 200, हाई कोर्ट को ये रिट का अधिकार, रिट का अधिकार है। 226 के तहत ये रिट का अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण 5 प्रकार के होते हैं, अभी डिस्कस करते हैं 226 में। और ये एक चीज और, जहां सुप्रीम कोर्ट का नागरिकों का रक्षा कवच है, रिट जारी करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट, वो नागरिकों के लिए जारी कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट का यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर आ जाता है इसके पास। ये प्राधिकरणों, सरकारों और व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 232 में जो नागरिकों का रक्षा कवच है, ये रिट जारी करने का अधिकार जो 226 के तहत हाई कोर्ट को है, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट में रिट जो नागरिकों के पक्ष में जारी किया जाता नागरिकों के लिए है, और हाई कोर्ट को प्राधिकरण कोई भी हो, सरकारों और व्यक्तियों के खिलाफ, व्यक्तियों के पक्ष में ये रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 32 और 226 में चीजें दी गई हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का है कि अगर किसी नागरिक को बिना किसी एवज में, बिना किसी, अगर कोर्ट उसके, हाँ एक चीज और कि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण किस आधार पर जारी नहीं किया जा सकता, या कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, तो ये है जब गिरफ्तारी वैध हो। जैसे अभी आज सजा हुई है लालू प्रसाद यादव जी को चारा घोटाले की 5वीं सजा जो हुई है, वहां पे ये बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला एग्जाम्पल नहीं ले सकते। और दूसरा है कार्रवाई, और जैसे अगर कोई विधानमंडल के द्वारा उसको सजा मिलता है, तो अदालत इसमें कुछ नहीं। जैसे अभी कोई ज्यादा हुड़दंग करता है, चाहे लोकसभा में या विधानमंडल में, तो वहां से उसको 2-4 दिन के लिए वही निकाल दिया जाता है, तो इसके खिलाफ, इसके तहत यहाँ पर अदालत में नहीं जा सकता। तीसरा चीज कौन सा है इसमें है कि गिरफ्तारी अगर गिरफ्तारी किसी सक्षम न्यायालय ने दिया हो। ठीक है भैया, अगर मान लीजिए जिला न्यायालय ने किसी के खिलाफ ऐसी अवमानना करने के खिलाफ ये दे दिया है, तो फिर उसकी भी गिरफ्तारी के विरुद्ध आप बंदी प्रत्यक्षीकरण का यूज नहीं कर सकते। तीसरा, सेना का अगर कोई कानून, इसको हम लोग बोल देंगे गिरफ्तारी न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हो। यानी कि चौथा है गिरफ्तारी न्यायालय के अरे